हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 15 मिनट्स शो। इसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जो कि मतलब है ना, कोई भी वीडियो अपलोड करो बस यही फेज रूल बता दो, नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालना बता दो, नंबर ऑफ फेज निकालना बता दो, क्वांटम के एपिसोड बना दो। तो देखो, क्वांटम के एपिसोड इसके बाद आपको मिलते जाएंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं किससे, फेज रूल से। ठीक है, तो देखो फेज रूल में, फेज रूल बोल लो या फेज इक्विलिब्रियम बोल लो, तो हमारे पास मेनली रिक्वेस्ट किसकी आ रही थी, फेज रूल की। तो देखो फेज रूल तो हमें सबको पता है कि F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, ये हमारे पास फेज रूल है। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस में आ रही थी, यहाँ F क्या होता है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, C होता है हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और P होता है हमारे पास फेज और 2 तो 2 है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये तो फेज रूल है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही थी, दिक्कत आ रही थी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने में और नंबर ऑफ फेजेस निकालने में। तो देखो आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ फेज कैसे निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वाले एपिसोड में आपको अच्छे से सारे रूल्स और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीक़ों से नंबर ऑफ फेजेस और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना सिखा दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको ये चीज़ मतलब समझ में आ जाए और बन जाए, और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। किससे पहले हम फेज निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखो फेज के लिए हम क्या करते हैं, जब हम 12th में तो ये टॉपिक था नहीं, तो हम जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो ये टॉपिक आता है एक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फेज के लिए एक डेफिनेशन याद करते हैं। एक डेफिनेशन मतलब लिखना होता है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो लिखना होता है, तो हम एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं। वो डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हमने एक ऐसी स्टेट बोली जो होमोजीनियस हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, और कैसी हो, मैकेनिकली सेपरेबल हो। ठीक है, सेपरेबल हो। तो हम ये तीन मेन वर्ड्स याद कर लेते हैं और फिर इसमें थोड़ी बहुत ग्रामर लगा के और डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये तो हमने लिखने के लिए देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको पहले अच्छे से समझते हैं कि आखिर में फेज होता क्या है। तो देखो फेज में क्या, उन्होंने सबसे पहला क्या बोला है, होमोजीनियस। तो ये एक समझो, होमोजीनियस वर्ड को समझो। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि मान लो कोई एक फेज मतलब कोई भी एक स्टेट है, कोई एक सिस्टम है, उसका एक कोई पार्ट है, वो क्या है, वो पूरी थ्रू आउट द लेयर उसका टेक्सचर कैसा है, एकदम एक जैसा है। ठीक है, मान लो एक सिस्टम है, वो कई पार्ट्स में है, तो उसका एक पार्ट जो है वो पार्ट कैसा है, उसका कुछ एक लेयर बनी हुई है और उस पार्ट का जो टेक्सचर है वो पूरा थ्रू आउट द लेयर बिल्कुल एक जैसा है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस। मतलब अगर उसमें कोई 2-3 चीज़ें मिक्स भी हैं तो हम उनको अपनी आंखों से देख के सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मिक्सचर ऑफ एयर देख लो, हम नहीं बता सकते ना कि ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का है या किसी दूसरी गैस का है, तो वैसे ये होमोजीनियस हो गया। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो एक वो फेज है, ठीक है, एक वो लेयर है, उसके बाद अगर वहाँ कोई दूसरी लेयर आती है तो वो लेयर और वो दूसरी वाली जो लेयर है वो आपस में क्या हो, हम उनको मतलब वो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, मतलब डिफरेंट हो, हम उनको देख सके कि हाँ ये हमारे पास इस मान लो इस सिस्टम में हम क्या करें कि ये मेरे पास एक अलग लेयर है। ठीक है, ये मेरे पास एक अलग लेयर है और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरे पास ये एक अलग लेयर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थ्रू आउट द लेयर होमोजीनियस है और ये थ्रू आउट द लेयर होमोजीनियस है। ये दोनों एक बाउंड्री से सेपरेट होती हैं। वो जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके कोई उन्होंने लाइन तो नहीं खींची है, लेकिन एक इमेजिनरी बाउंड्री तो है ना इनके बीच में। मान लो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने कोई एक मान लो जैसे कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो यहाँ उसके ऊपर हमने कैस्टर ऑयल डाल दिया। तो पानी जो होगा वो नीचे होगा और कैस्टर ऑयल क्या होगा, उसके ऊपर तैर रहा होगा।
वो जब ऊपर तैर रहा होगा तो पानी और कैस्टरॉल के बीच में तुम्हें एक बाउंड्री सी दिखेगी। वो बाउंड्री किसी ने जाके खींची तो नहीं है ना, तो वो एक मतलब वो दोनों लेयर क्या होंगी, इमेजिनरी बाउंड्री टाइप की होगी। तो वो दोनों लेयर उस बाउंड्री से क्या होंगी, सेपरेट होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया। और मैकेनिकली सेपरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकली सेपरेबल का मतलब, अब जैसे क्या करें हमने ये वाला एग्जांपल लिया, इसको इस वाले एग्जांपल के लिए हम देखें मैकेनिकली सेपरेबल, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इसको यहाँ से कॉक लगा के और तब तक सारा ऑयल आता है, तब तक हम कॉक खुली रखते हैं, उसके बाद कॉक बंद कर दें, तो ये ऑयल और वाटर की लेयर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकल प्रोसेसेस में हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आगे अगर हम जाएं, क्या करें, एक और सॉल्यूशन लेते हैं जो कि होमोजीनियस है। मान लो मैंने क्या लिया, NaCl लिया वाटर में। ठीक है, जब हमने वाटर में NaCl लिया, जैसे मैंने ये नमक का पानी लिया। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसको एवोपरेट कर दें। जब मैंने इसको एवोपरेट किया, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये एक फेज है, ये पूरा हमने क्या माना है, एक फेज है, क्योंकि देखो इसमें हमने NaCl मिला दिया। ठीक है, NaCl मिला दिया, वो उसमें घुल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो उसमें घुल गया। उसके बाद आप नमक अलग और पानी अलग नहीं देख सकते। तो मतलब क्या हुआ, हमने उसको एक फेज कंसीडर कर लिया। जब हमने उसको एक फेज कंसीडर कर लिया तो वो हमारी होमोजीनियस है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कुछ और मिक्स करूंगी जो इसमें मिक्स नहीं होगा तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट भी हो जाएगी। अब बात आती है मैकेनिकली सेपरेबल की, तो सेपरेशन की। तो अगर यहाँ में यहाँ क्या लिया है हमने, यहाँ हमने लिया है NaCl प्लस वाटर। तो अगर मैं इसको हीट करूं तो सारा पानी उड़ जाएगा और फिर क्या बचेगा, यहाँ सॉलिड NaCl बच जाएगा। तो फिर तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो मतलब जो मैकेनिकली सेपरेबल है वो फेज है। तो देखो ये सेपरेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैकेनिकल सेपरेशन नहीं है। समझ में आई बात? मतलब ऐसे तो फिर अगर मैकेनिकली क्या कर सकते हैं, हम दो फेज को सेपरेट कर सकते हैं ना, तो फिर यहाँ तो नंबर ऑफ फेजेस कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने NaCl को अलग कर लिया, वाटर को अलग कर दिया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक फेज जो है वो मैकेनिकली दूसरी फेज से सेपरेबल होना चाहिए। अब हमने क्या किया, NaCl लिया, उसको हीट किया। मैं पहले क्या बोल रही हूँ कि जो NaCl का सॉल्यूशन है वो एक फेज है, सिंगल फेज है, क्योंकि देखो होमोजीनियस है पूरा, तो मैंने उसको एक ही फेज माना है। अब जब मैं उसमें से वाटर और NaCl अलग अलग कर रही हूँ तो ऐसे तो फिर उसमें 2 फेज होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हम एवोपरेशन कर रहे हैं ये एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसलिए ये कैसा है, केमिकली सेपरेबल है, मैकेनिकली सेपरेबल नहीं है। तो ये क्या होता है, इसलिए इसकी फेज कितनी होती है, 2 ना होके 1 होती है। ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत मैकेनिकल सेपरेबल का? देखो ये तो उसकी डेफिनेशन हम समझ गए। होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब जिसको कि आप अपनी आंखों से देख के नहीं पहचान पाओ वो हो गया होमोजीनियस। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब 2 अगर फेजेस हैं तो वो आपस में अलग दिखनी चाहिए, और तीसरा कि वो मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट की जा सकती है, दो फेजेस एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम नंबर ऑफ फेज कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, नंबर ऑफ फेज कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो पहली बात हम क्या करें, मैं पहला केस ले रही हूँ। देखो अब मैं है ना केस वाइज आपको बता दे रही हूँ हर चीज़। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखना और मैच करना कि ये कौन से केस में जा रहा है, उस क्वेश्चन को इस केस से रिलेट करना और फिर इस केस को हमने कैसे सॉल्व किया था वो अप्रोच लगाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना, एकदम है ना क्वेश्चन को जंप करने की क्वेश्चन करो। अच्छा ऐसे हवा में कभी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, हवा में आप हमेशा गलत होता है। तो हमने क्या किया, पहले लिक्विड प्लस लिक्विड, अगर मैं 2 लिक्विड को मिलाती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। क्या? या तो वो मिसिबल होंगे या फिर वो क्या होंगे, इमिसिबल होंगे। ठीक है, पता नहीं ये रेड शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसको यूज़ नहीं करते। तो देखो या तो वो मिसिबल हो सकते हैं या वो इमिसिबल होंगे। तो वो मिसिबल कब होंगे, जबकि या तो मैं जैसे मान लो मैंने A मिलाया प्लस मैंने B मिलाया, तो या अगर ये A भी पोलर है और B भी पोलर है,
अगर ये दोनों पोलर हैं तो ये क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, वाटर प्लस अल्कोहल। ये मैंने एक इसका एग्जाम्पल ले लिया। तो वाटर और अल्कोहल दोनों क्या करेंगे, हमारे पास एक सॉल्यूशन बना लेंगे जिसमें वाटर और अल्कोहल को अलग अलग ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, दूध और पानी ले लें, तो दूध और पानी को भी हम क्या करें, अगर मिक्स कर दें तो वो भी एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेंगे जिसमें हम पानी अलग नहीं कर सकते, दूध अलग नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम अल्कोहल ले लें तो उसमें भी हम अल्कोहल और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो गई, ये हमारे पास एक सिंगल फेज हो गई। ये कैसी हो गई हमारे पास, सिंगल फेज। तो हम यहाँ फेज कितनी लेंगे, फेज हम लेंगे 1। तो अगर देखो, अगर वो मिसिबल है तो वो मिक्स होके एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेंगे, तो उसके लिए हम फेज कितनी लेंगे, 1। तो वो मिसिबल कब कब होंगे, या तो वो दोनों पोलर हो या फिर वो दोनों नॉन पोलर हो। जैसे कि बेंजीन और टोलुइन, वो दोनों को भी अगर हम मिक्स करेंगे तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन वो बना लेते हैं। तो ऐसे ही मतलब या तो वो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, उस केस में क्या होंगे कि हमारे पास एक फेज मिलेगी। लेकिन इमिसिबल कब होंगे, जब एक पोलर हो, जब एक कैसा हो, एक पोलर हो प्लस एक नॉन पोलर हो, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे हम वही सबसे मतलब फेमस एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेयर बन जाएंगी, एक वाटर की बन जाएगी, दूसरी हमारे पास एयर की बन जाएगी, क्या एयर नहीं सॉरी ऑयल की बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाटर और ये एयर, तो ऐसे करके हमारे पास ये एक होमोजीनियस दिख रहा है, ये एक होमोजीनियस दिख रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई, फेज कितनी हो गई यहाँ पे 2। आप देखो इसमें मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, वो ये कि मान लो जैसे हमने क्या किया, एक ये लिया, ठीक है, एक बीकर ये लिया और एक बीकर ये लिया। ध्यान से समझना, अच्छे से समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन तो हमेशा आता है इससे, मतलब हमेशा अंदर से एक क्वेश्चन तो आता ही है। या डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, कंपोनेंट पूछे, फेज पूछे, कुछ भी पूछे, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो मुझे 3 लिक्विड्स दिए हैं, क्या ए दिया है एल्कोहल, ठीक है, बी दिया है वाटर और सी दिया है क्या, ऑयल, ठीक है। अब क्या हो कि हमें इनको मिक्स करना है, तो अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो बताओ फेज कितनी होंगी। तो फेज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो क्या कहोगे कि वाटर और अल्कोहल है, ये दोनों तो मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्स होके एक होमोजीनियस बना लेंगे और एक ही अलग होमोजीनियस। तो फेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। मतलब गलत इसलिए होगा कि डिपेंड करेगा कि तुमने इन तीनों को कैसे मिक्स किया है, समझे। मान लो मैं पहले क्या करूं, मैं पहले यहाँ अल्कोहल डाल दूं, ठीक है, ये मैंने पहले यहाँ अल्कोहल डाल दी, है ना, और इसमें भी मैंने पहले यहाँ अल्कोहल डाल दी। अब अल्कोहल के बाद मैंने क्या किया, इस वाले में पहले मैंने वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब लेकिन दूसरे में मैंने क्या किया, इस वाले में इसमें मैंने क्या डाला है, वाटर। देखो ये जो ब्लू वाली है, ये ब्लू वाली क्या है, ये हमारे पास ए है अल्कोहल, ठीक है, और ये ब्लैक वाली क्या है, ब्लैक वाला है हमारे पास बी वाटर। अब मैं इसके बाद क्या कर रही हूँ, इसमें पहले मैं वाटर नहीं डाल के पहले ऑयल डाल दे रही हूँ, ठीक है। ये मेरा रेड वाला क्या है, ऑयल। अब मैं फिर इसके बाद इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ये मैंने डाला क्या, सी ऑयल, ठीक है। और मैं उसके बाद इसमें डाल रही हूँ पानी। कंफ्यूज में तो ना, सीधा सा तो दिख रहा है, देखो कलरफुल इसीलिए बना दिया ताकि समझ में आए। हमने क्या किया, अब हमें निकालना है कि इनमें इन तीनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ फेज कितनी होगी। तो 2 मत लिखना बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े, पहले पढ़ना कि मिक्स कैसे किया है। अगर देखो पहले अल्कोहल मिलाया फिर वाटर मिलाया, ठीक है, अल्कोहल मिलाया फिर वाटर मिलाया, तो उस केस में क्या हुआ कि हाँ, जैसे ही हमने पहले अल्कोहल डाला फिर उस पर वाटर डाला तो ये दोनों ने मिलके एक फेज बना ली। तो एक फेज बना ली तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। मान लो कैसे कलर वाला मैं बना दूं, कोई भी एक कलर वाला। तो मैंने क्या किया, इसको फिर मिटाया इन दोनों को और मैंने यहाँ एक कलर बना दिया, ये वाला कलर, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, मिक्स होके एक फेज बना ली। वाटर और अल्कोहल ने, पहले मैंने अल्कोहल डाला फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो वो मिक्स होके एक फेज बन गई। जो भी उस अल्कोहल का कलर होगा या कलरलेस होगी जो भी होगा, तो वो इस फेज में बन गई, तो वो एक फेज हो गई। उसके ऊपर हमने ऑयल डाला तो 2 फेज हो गई। तो टोटल हमने यहाँ नंबर ऑफ फेज कितनी बोलेंगे, यहाँ नंबर ऑफ फेज हम बोलेंगे 2। ठीक है, ये समझे। लेकिन अब इस साइड देखो, इस साइड मैंने क्या किया, पहले अल्कोहल डाला। ठीक है, एक बीकर है उसमें पहले हमने अल्कोहल डाला, उस अल्कोहल के बाद हमने ऑयल डाल दिया। तो जब अल्कोहल और ऑयल है तो अल्कोहल और ऑयल तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि एक पोलर एक नॉन पोलर है। फिर क्या किया हमने, ऊपर से वाटर डाल दिया। तो जो वाटर है वो अल्कोहल तक थोड़ी ना पहुंचेगा, ना तो वो ऑयल में मिक्स होगा ना अल्कोहल तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कितनी फेज हो गई, 3 फेज हो गई। एक ऊपर वाटर की लेयर हो गई, बीच में ऑयल की लेयर हो गई, नीचे अल्कोहल की लेयर हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेज कितनी हो गई, यहाँ फेज नंबर ऑफ कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या किया हमने, लिक्विड को जब मिक्स किया, तो अगर कहीं 2 लिक्विड का मिक्सचर हो तो वहाँ अगर तुम्हें फेज देखनी हो कि कितनी फेज है, तो देख लेना सीधे से कि होमोजीनियस में, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब मिसिबल है या इमिसिबल है। अगर मिसिबल है तो देख लो पोलर पोलर है, और फिर अगर मान लो दोनों सबका मिक्सचर बना के दिया है तो कैसे करोगे कि ये देखना है हमें कि किस सीक्वेंस में मिक्स किया, जिस सीक्वेंस में मिक्स किया उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग फेज बतानी है। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरा केस हम लें कि हम सॉलिड को सॉल्यूट में मिला दें। ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला दे। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये हम ले लें, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड ले लें। तो देखो इसके भी 2 केस हो सकते हैं। पहला केस कि क्या हो, वो जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये जाके क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। अगर ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है, वही जैसे मैंने अभी क्या बताया था, वाटर में हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दो, चीनी डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, जो मर्जी, जो सॉल्यूबल है, होमोजीनियस जो बनाता हो। ठीक है, तो वो हमने डाल दिया। और दूसरे केस में हमने कुछ ऐसा यहाँ मिलाया, ऐसा सॉल्यूट डाला जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो तो ऐसे होगा कुछ कि मान लो ब्लू कलर से होता है ना पानी, फोटो में ब्लू कलर का दिखता है, तो ये ब्लू कलर का पानी हो गया। अब मैंने इस पानी में पता क्या मिला दिया, इस पानी में मैंने मिला दिया लाल मिर्च का पाउडर, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, दिखेगा। तो मतलब मुझे इसमें पानी भी दिख रहा है और लाल मिर्च भी दिख रहा है। ठीक है, और लेकिन इसमें मुझे सिर्फ पानी दिख रहा है, NaCl या ग्लूकोज या चीनी जो भी मैंने डाला था वो तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ मेरे पास फेज कितनी होंगी, यहाँ फेज होंगी 1, और यहाँ कितनी फेज होगी, यहाँ फेज होगी हमारे पास 2, क्योंकि मुझे लाल मिर्च भी दिख रही है और पानी भी दिख रहा है, तो यहाँ 2 फेजेस हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको केमिस्ट्री के एग्जाम्पल देके समझाऊं तो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पानी में क्या डाला है, यहाँ है प्लस NaCl प्लस वाटर है। ठीक है, या फिर सुक्रोज भी ले सकते हो। और इसके बाद मैंने ग्लूकोज, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ मैंने AgCl प्लस वाटर ले लिया। तो देखो ये AgCl डिसॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही यही इस मतलब PPT के फॉर्म में जम जाता है, तो हम AgCl को भी देख पाएंगे और पानी को भी देख पाएंगे। तो उस केस में कितनी 2 फेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने दूसरा केस ले लिया। क्या, पहला हमने लिया था लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, और दूसरा हमने लिखा कि सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया। अब हम तीसरा केस लेते हैं कि जब सॉलिड को ही सॉलिड में मिक्स किया हो। ठीक है, तो सॉलिड को अगर सॉलिड में मिक्स किया हो तो हम वहां पे भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। देखो थर्ड केस ले रहे हैं हम, क्या किया हो, सॉलिड प्लस सॉलिड। देखो लास्ट वाले में मैं एक चीज और बताती हूँ। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ AgCl ले लिया, प्लस मैंने ऐसा कोई और इनसॉल्युबल AgCl, मतलब मैंने क्या ले लिया, हाँ चलो AgBr ले लिया। ठीक है, ये 2 ले लिए, प्लस मैंने इनको क्या किया, वाटर में मिलाया, है ना। तो ये AgCl भी डाल दिया, AgBr भी डाल दिया, तो मेरे पास फेज कितनी हो जाएंगी, एक तो वाटर की फेज
ठीक है। तो एक तो वाटर हो गया मेरे पास, एक क्या हो गया, एक AgCl हो गया, एक क्या हो गया, एक AgBr हो गया। तो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ फेज कितनी हो जाएंगी, 3। ये पिछले वाले का है, ठीक है। अब मैं यहाँ नया स्टार्ट करती हूँ, केस 3, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया। तो अगर हमने सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया तो 2 केस है कि या तो वो सॉलिड में सॉलिड को सिर्फ हमने ऐसे मिक्स कर दिया, मान लो मैंने एक डिब्बी ली, उस डिब्बी में वो जब पूजा होती तो नवग्रह नहीं बनाते, तो मान लो वो पूजा खत्म हो गई तो मैंने उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, सारी दाल वगैरह जिनसे भी बनाते हैं, चावल और गेहूं और पता नहीं बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सारे, चने की दाल, चने की नहीं होती आई थिंक, चने, जो भी दाल है सारे मिक्स किया और उनको मैंने एक मिक्स करके एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैंने उन वो जो जिस भी कपड़े पे वो बनाते हैं उनको ऐसे करके उसमें मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, जब मैं उसमें मिक्स करूंगी तो वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो गया, मेरे पास खूब सारी दाल का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो जब वो खूब सारी दाल का मिक्सचर हो गया तो वो कहलाएगा तो मिक्सचर, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं उसमें देख पाऊंगी कि हाँ ये काली वाली उड़द की दाल है, ये हरी वाली मूंग की दाल है, ये थोड़ी ऑरेंज वाली मसूर की दाल है, या फिर थोड़ी येलो वाली तुअर की दाल है, या ये वाइट चावल है, या ये गेहूँ है, ये सारी चीज़ें मुझे उसमें से मैं देख पाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आंखों से हाँ आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। तो उस केस में क्या होंगे कि जितने तुमने वो दाल ली थी ना, मान लो नवग्रह बनाते तो 9 टाइप की जो ली थी ना, तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हो जाएंगे, 9 फेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करते हो तो क्या उस केस में क्या होगा, उसमें जितने सॉलिड तुमने मिक्स किए हैं उतनी फेज हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ फेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस में क्या बोलूँ कि यहाँ पे मैंने आयरन लिया, ठीक है, और मुझे जो मेटल मुझे पसंद, जैसे मुझे मान लो प्लेटिनम, ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर, ये और जिंक, जो भी मुझे पसंद है मैंने उनको सबको क्या किया, सबके अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट किया और उस जो मेल्ट मुझे मिला उस मेल्ट को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। इकट्ठा कर दिया मतलब सारा एक मिक्सचर बना दिया और उसको ठंडा कर दिया। तो जब मैं उसको ठंडा करूंगी तो पता नहीं कुछ अलग ही बनेगा ना। उसमें से मैं आयरन नहीं ढूंढ सकती कि अरे ये आयरन है, या मैं उसमें से गोल्ड नहीं ढूंढ सकती, ना उसमें से सिल्वर ढूंढ सकती हूँ। तो उस केस में क्या होगा, वो वहाँ पे कितनी फेज होंगी, एक फेज होगी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ मतलब वैसे मिक्स कर रही हूँ जैसे मैंने अभी बताया था पिछले वाले केस में कि सारी दाल को उठा के हमने क्या किया, एक डिब्बे में डाल दिया ट्रांसपेरेंट, और ऐसे तो जब डालेंगे तो खुद ही मिक्स हो जाएंगी। तो उस केस में क्या हुआ, मतलब उस प्रोसेस से अगर मिक्स किया तो नंबर ऑफ फेज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉलिड्स। पर अगर मैंने अभी जो दूसरी प्रोसेस बताई, मतलब उनको अपने मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब मैं मेटल्स की बात कर रही हूँ, जैसे हम एलॉय बनाते हैं, तो अगर हमने एलॉय बनाया तो फेज कितनी हो जाएंगी, एलॉयज के लिए फेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 फेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 3 केस देख लिया, सॉलिड में सॉलिड मिक्स करने का, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करने का, और लिक्विड में सॉलिड मिक्स करने का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा देखें, नेक्स्ट देखते हैं गैस में जब हम गैस को मिक्स करते हैं। तो देखो अगर तुम गैस में गैस को मिक्स करोगे तो भी फिर 2 पॉसिबिलिटी बनती है। देखो बताती हूँ कौन कौन सी। तो हमारे पास जो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं वो ये कि जब मैंने गैस में, 4th केस है, जब गैस में गैस को मिक्स किया तो जनरली मैं बात कर रही हूँ, जनरली तो गैस में गैस मिक्स हो जाती है, हमें पता इतना नहीं चलता, ठीक है। तो इसमें तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, लेकिन कब, जब जो डाइपोल मूवमेंट है, मान लो ये ए गैस है, ठीक है, और ये बी गैस है, तो इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है वो लगभग कैसा है, सिमिलर है, तो मुझे होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए ज़्यादा हो डाइपोल मूवमेंट ऑफ बी से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा अट्रैक्शन ज़्यादा। तो उस केस में क्या होगा, देखो मान लो मैंने यहाँ क्या लिया, मैंने यहाँ लिया पहले NH3,
नहीं, मैं यहाँ देखो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना यहाँ एक पिस्टन ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने एक पिस्टन लिया और इस पिस्टन को, ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, ऐसे 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 है, मतलब मैं इसको ऐसे प्रेस कर सकती हूँ, ऊपर ला सकती हूँ, ये ऐसा वाला पिस्टन ले लिया। और इसमें मैंने मिक्सचर लिया किसका, इसमें मैंने मिक्सचर लिया हीलियम प्लस अमोनिया का। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँगी तो हीलियम जो है वो भी मतलब वो भी होती है, लिक्विड फॉर्म में जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगी जितनी जल्दी अमोनिया चली जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें वॉन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा है अमोनिया में। तो उस केस में क्या होगा, जब मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगी, अच्छा तुम हीलियम की जगह ना नियॉन ले लो, नहीं तो फिर कहोगे कि हीलियम भी तो हो जाती है, वो हाई प्रेशर पे होती है, लेकिन अभी मैं यहाँ नियॉन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, नियॉन ले लो और एक जगह क्या ले लो, NH3 ले लो। तो अब जब हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, तो उस केस में जो अमोनिया थी, मान लो मैंने सेम प्रेशर लगाया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही, ठीक है, हीलियम भी ले लो, कुछ जो लेना है ले लो, मैं चीटिंग नहीं कर रही, चीटिंग मतलब नहीं तो कहोगे कि मैडम ने एंड टाइम पे नियॉन बना दिया हीलियम, चीटिंग नहीं कर रही। एक पिस्टन लिया, मतलब एक बॉक्स लिया, ठीक है, पिस्टन वाला, उसमें क्या लिया, हीलियम लिया या नियॉन, जो भी लेना है ले लो, और फिर अमोनिया लिया, फिर उसको प्रेस किया, है ना। तो उस केस में क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी, तो जब अमोनिया वो प्रेशर से रहने की हद से बाहर हो जाएगी, अमोनिया गैस जब उसके ऊपर मतलब अतिरिक्त भार आ जाएगा, अतिरिक्त दाब आ जाएगा, उसमें क्या होगा, वो है ना यहाँ नीचे वाटर लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब वाटर नहीं बोल रही, लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ लिक्विड NH3 के फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारी जो भी है हीलियम नियॉन जो भी तुम्हें लेना है वो सब क्या कर रही होंगी, वो यहाँ घूम रही होंगी। तो इस केस में मेरे पास फिर दो फेज हो जाएंगी, एक तो अमोनिया की जो लिक्विड लेयर है वो, प्लस ऊपर जो गैस की लेयर घूम रही है वो। तो गैस को गैस में भी मिक्स करो, तो सीधे मत बोल देना वन, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, पहले देखो कि उनके बीच में अट्रैक्शन है नहीं है, क्या हो रहा है, प्रोसेस कौन सी है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस, बाकी तो इजी होता है। अब हम क्या करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फेज कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पहले से क्वेश्चन लिख लिए हैं, मतलब क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दिया है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमको फेज़ बताने हैं कि कितनी कितनी फेज़ है, तो मेरे साथ साथ ट्राई करते जाना, अगर समझ में आ गई, पिछली बातें समझ में आ गई ना सारी, तो इनको ट्राई करते जाना। अब देखो H2O सॉलिड है, मतलब कि हमारे पास एक आइस रखी है, ठीक है, तो उसके लिए हम फेज़ कितनी मानेंगे, सिंगल फेज़ है वो, तो यहाँ पे हमारे पास फेज़ इज इक्वल्स टू 1। अब क्या है, H2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, मतलब कि जो आइस ट्रे थी ना उसको हम थोड़ी देर बाहर रख दिया, तो नीचे तो आइस है, ऊपर वाटर है, तो उस केस में हमारे पास फेज कितनी सीधी दिख रही है, एक सॉलिड फेज है एक लिक्विड फेज है, तो फेज इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करें, एक ऐसा पॉइंट ले जो कि हम क्या कहते हैं, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, जहाँ सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज उसकी एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो उस केस में हमारे पास फेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है। फिर अब हमने क्या लिया, हम लिखे ऑक्सीजन इन वाटर, तो मतलब ऑक्सीजन इन वाटर मतलब ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर लिक्विड, तो इस केस में हमारे पास एक गैस है एक लिक्विड है, तो हमारे पास फेज कितनी हो जाएगी, फेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब इसमें देखो कि O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, अब इस केस में ऐसा है कि जो ऑक्सीजन है उसको हमने पानी में घोल दिया है, तो उस केस में हम पानी में से ऑक्सीजन देख नहीं पाएंगे कि अच्छा ये पानी में जो ऑक्सीजन घुली है। जैसे पानी में अगर कोई कलर घोल दो तो पता चलता है कि हाँ ये कलर घुला हुआ है, कलर तो फिर मान लो रेत घोल दो, ठीक है, पानी में, तो पानी में रेत खोल दोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये पानी है, इसमें रेत है। लेकिन या मिट्टी धूल जो मन कर रहा है जो घुलता नहीं है वो अगर डाल दो तो क्या होगा, हमें दो फेस दिखेंगी, सॉरी लेकिन जो ऑक्सीजन है अगर उसको हम पानी में घोल देंगे तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेंगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास फेज 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो
यहाँ क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलती है। तो देखो एक सॉलिड, मैंने क्या बताया था, अगर वो सॉलिड वो उस वाली प्रोसेस से, एलॉय वाली प्रोसेस से अगर हमने मिक्स नहीं किए है तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेज। तो मतलब अगर 2 3 4 5 6 7 सॉलिड दिए है ना, तो ये मत सोचना कि अरे सारे तो सॉलिड है एक फेज ले लो, उनको अलग अलग काउंट करने हैं। तो हम देखो ये एक सॉलिड प्लस दूसरा सॉलिड, 2 फेज प्लस एक गैस फेज, तो कितना हो गया, फेज इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फेज में होता है, NH3 गैस फेज में, HCl भी गैस फेज में। तो ये एक सॉलिड एक फेज, अब क्या हुआ NH3 प्लस HCl, तो इनके डाइपोल मूवमेंट में अमोनिया और नियॉन या फिर अमोनिया या हीलियम जितना डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनको एक फेज कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास ये एक फेज हो गई, ये दूसरी फेज हो गई, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, क्या 2, ठीक है, हाँ सही है, 2 हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखो। देखो यहाँ क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, A सॉलिड, B सॉलिड, C सॉलिड, D सॉलिड। यहाँ लिखा है सॉल्यूशन ऑफ A सॉलिड, B सॉलिड, C सॉलिड, D सॉलिड। ये मैंने वही जो 2 एग्जाम्पल लेके बताए थे ना, वही मिक्सचर है, मतलब सीधा क्या किया है, 4 पत्थर लिए, उन चारों को मिक्स कर दिया। तो मैं तो बता ही दूंगी ना भाई कि ये वाला पत्थर है, ये सफ़ेद पत्थर है, लाल पत्थर है, ये काला पत्थर है, और सफ़ेद लाल काला नीला हरा जो भी कलर का एक पत्थर है, मान लो 4 कलर के मिक्स किए, तो मैं बता दूंगी कि हाँ ये तो 4 पत्थर अलग अलग दिख रहे हैं। सेम अगर मैं क्या करूँ, उन पत्थर की जगह ऐसे सॉलिड लूँ, उनको मिक्स करूँ, मेल्ट करूँ, और फिर उनका क्या करूँ, सॉल्यूशन बनाऊँ, फिर उनको मिक्स करूँ, तो वहाँ क्या होगा, जब अगर ये सॉल्यूशन वर्ड आ गया तो यहाँ फेज कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन अगर मिक्सचर वर्ड है तो यहाँ फेज कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 नंबर ऑफ सॉलिड के इक्वल। समझ आया ना, सॉल्यूशन मतलब कि पहले उनको मेल्ट किया उन सारे सॉलिड्स को, फिर उनको आपस में मिक्स किया, तो ऐसे करके वो एक फेज में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वहां मैंने क्या किया, सिर्फ सीधे मिक्स कर दिया है, तो उस केस में वो मिक्सचर ऑफ सॉलिड है तो फेज 4 हो जाएंगी, या सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड है तो जो फेज है वो कितनी रहेगी, 1। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी बात इसमें से समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट में, ये शायद लंबी हो गई होगी वीडियो, तो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।